नमस्कार, सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन ज्ञान सरोवर जो अपनी बुक आई है भूगोल की, आज उसका अपन 4th चैप्टर करेंगे। ठीक है, 3 चैप्टर अपने पहले कर लिए हैं। तो आप सभी के पास ये बुक होगी, और जिसके भी पास बुक नहीं है तो वो आप ऑनलाइन ऑर्डर करा सकते हो। ऑफलाइन जहाँ आपको मिल रही है तो ठीक है, वरना बुक ये लगभग स्टॉक हो चुकी है। आप डायरेक्ट यहाँ पे व्हाट्सएप करना और 3 से 4 दिन में आपके पास ये बुक पहुँच जाएगी। अभी इसकी 10 तारीख इसकी क्या है, फ्री डिलीवरी है। तो जिसके पास बुक नहीं है वो बुक ऑर्डर कर लो। तो ये व्हाट्सएप नंबर है 9784329062। ठीक है, और अपन ने टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी लॉन्च कर दी है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की अपन बात करें, जो हिंदी सब्जेक्ट है वो, और सेकंड ग्रेड का भी हिंदी सब्जेक्ट। और अपन जस्ट जैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों का फर्स्ट पेपर है, जल्दी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो अपन टेस्ट सीरीज़ की जो अपनी जो ऐप की लिंक है वो अपन यहीं पे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अपन शुरुआत करते हैं। जो अपना आज का टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। तो अपन बात करें कि राजस्थान की जलवायु को अपन बात करें, इसको 3 उपागम में बांट देते हैं। एक तो अनुभविक उपागम, एक होता है जननिक उपागम, एक होता है व्यवहारिक, या इसको बोलते हैं अपन क्रियात्मक उपागम। ठीक है, फिर बात करते हैं व्लादिमीर कोपेन। अपन कोपेन और थॉर्नवेट एग्जाम में लगभग मोस्टली दोनों का ही क्वेश्चन पूछते हैं ने अनुभविक उपागम के आधार पर, जो पहले वाला, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। तो नॉर्मली ध्यान रखना, जो कोपेन और थानवेट है वो किस उपागम के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करा, तो वह अनुभविक उपागम। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। होता क्या है अनुभविक उपागम? इसमें क्या होता है कि वह उपागम जिसमें जलवायु के वर्गीकरण के लिए अनुभव या प्रक्षेपण, इसको क्या बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है या आधार बनाया जाता है। ठीक है, अनुभव और प्रेक्षण। अनुभविक उपागम में जलवायु वर्गीकरण के लिए जलवायु की विशेषता, प्रकार, सीमा तथा जलवायु के संबंधित जो भी तत्व है के उपलब्ध आंकड़े, जो तापमान और वर्षा, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर माना जाता है। जो भी अपन यहाँ पे जलवायु का वर्गीकरण करेगा अनुभविक उपागम में, वो एक तो तापमान, एक वर्षा, एक प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर करेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ थी। अब आता है इम्पोर्टेंट कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, तो 1800 बात करें 74 में कैंडोल ने प्राकृतिक के आधार पर विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत करा था। सबसे पहले किसने करा था? कैंडोल ने, प्राकृतिक के आधार पर। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें एक सेकेंड, आगे बात करते हैं। जो अपने कोपेन है, इन्होंने क्या करा था 1900 में कैंडेल के जलवायु वर्गीकरण के आधार बनाकर विश्व की जलवायु का वर्गीकरण करा था। सबसे पहले तो कैंडोल ने करा था 1874 में, किसके आधार पर? प्राकृतिक के आधार पर। फिर इसी कैंडोल को आधार बनाकर किसने जलवायु वर्गीकरण करा? कोपेन ने। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए प्राकृतिक वनस्पति, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनुभविक में अभी अपन देख आए हैं, अनुभविक उपागम में 3 चीज़ होती है, प्राकृतिक वनस्पति, तापमान और वर्षा। यही 3 चीज़ प्राकृतिक अपन जलवायु के लिए बेस होती है। तो ये आप ध्यान रखना, आधार क्या था? प्राकृतिक वनस्पति, तापमान और वर्षा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, कोपेन का अंतिम संशोधित वर्गीकरण 1953 में प्रकाशित हुआ, जिसे कोपेन ग्रेगर पाल का जलवायु वर्गीकरण कहा जाता है। कोपेन का अनुभविक उपागम आधारित जलवायु वर्गीकरण के 3 आधार है, पढ़ लिए। एक तो प्राकृतिक वनस्पति, तापमान और औसत वर्षा। ठीक है, आगे देखो। कोपेन ने अनुभविक उपागम आधारित जलवायु वर्गीकरण में प्राकृतिक वनस्पति, तापमान, वर्षा को आधार मानकर विश्व को 5 वृहद मुख्य जलवायु, कितने भागों में बांटा कोपेन ने जलवायु प्रदेश को? यहाँ पे अब मैप में देखेंगे तो 5 प्रकार इसने कोपेन ने बांटे हैं। ठीक है,
ये अपन एक एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे। उन्हें अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करा। देखते हैं कैसे इन्होंने इनका वर्गीकरण करा है। देखो ऐसे, जैसे ए को उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी को उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, सी को उपाद्र, डी को शीतोष्ण और ई को ध्रुवीय। ये 5 इसने भागों में बांट दिया। कोपेन ने 5 वृहद जलवायु प्रदेश को पुनः उप विभागों में इन्होंने बांटा, जो अंग्रेजी के क्या छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करा, CFGHMSW ऐसे। ठीक है, अब देखो जो मेन जहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से हैं। ये तो वृहद जलवायु अपना प्रदेशों को इसने पुनः बांटा था। अब जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोपेन ने अनुभाविक मतलब प्राकृतिक वनस्पति, वर्षा और तापमान के आधार पर राजस्थान की जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा, तो 4। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। 4 कैसे, ये अपना राजस्थान है, सबसे पहले अपना ये शुष्क वाला BWHW ये वाला, फिर अपना अर्धशुष्क अरावली से ये दोनों के बीच में BSSW, फिर अपना इधर ये पूर्वी वाला, ठीक है, ये वाला CWG, ठीक है, फिर अपना AW जो बांसवाड़ा और झालावाड़ एकदम नीचे वाला, ठीक है। तो BWSW पहले वाला देखो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, तो इसमें मरुस्थल वाला आ जाएगा, ठीक है। BS आएगा, S यहाँ से अर्धशुष्क लेना, ठीक है, ये बीच वाला अर्धशुष्क, ठीक है। CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये पूरा CWG। AW ये नीचे वाला, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो CWG है वो तो है अपना कौन सा उपाद्र, समझ में आ रहा है, और AW है उष्णकटिबंधीय, ये एकदम आर्द्र जलवायु जिसको बोलते हैं सवाना, ठीक है। और BSS ये बीच वाला, ये वाला इसको बोलते हैं स्टेपी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, ठीक है, ये पूरा ध्यान रखना। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा, तो 4, ठीक है। आगे देखो, ये आपको दिख ही रहा है 4 भाग। सबसे पहले मृदा भी साथ में लिखी है, ये वाले शुष्क वाले भाग की जीरोफाइट, ठीक है, 35 डिग्री टेम्परेचर, और ये पूरा एरिया आ जाएगा BWHW, ठीक है। इसको बोलते हैं 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर आता है BSSW, ये नागौर वाला एरिया आ जाएगा, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा और स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि बताओ 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो वर्षा है उसके लिए 2 ऑप्शन दे दिए, तो इस वाले का जो मुख्य जो केंद्र होता है ना वो जोधपुर होता है, तो जोधपुर के साथ में आपको बाकी ऑप्शन एक ही मिला, तो मैच हो गया था, ठीक है। जैसे ये तो 0 डिग्री पे तो अपना जैसलमेर हो जाएगा, इधर ये तुल्य, इधर अपना जोधपुर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है उष्णकटिबंधीय उपाद्र, में बताया था उपाद्र, इस वाले को उपाद्र बोलते हैं CWG, ठीक है। और इसकी अपन बात करें स्टेपी तुल्य, और ये अपना CWG हो गया, ठीक है। और बांसवाड़ा और मैंने बताया था झालावाड़ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है, जिसको सवाना तुल्य भी बोलते हैं। सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो एक एक चीज़ को ध्यान से रखना, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार खुद भी, जैसे आपके पास नोटबुक होगी उसमें ऐसे भी खुद बिना देखे भी इसको पूरा सेट कर लेना, ठीक है। यहाँ से कंफर्म है 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, कोई सा भी एग्ज़ाम देख लेना तुम। तो याद कैसे रहेगा, ये BWHW है, अर्धशुष्क में S याद रखना, ये पूरा CWC ये तो अलग ही है, और AW बांसवाड़ा और ये झालावाड़ ये अलग ही है, तो आपको डायरेक्ट मैप से याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि भाई बताओ 70, अपन बात करें 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, अब वो बात करें 70 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान के कौन से ज़िले में होती है, तो ये वाला पूरी बेल्ट आ जाएगी। इसमें से कोई सा भी आपको एक ऑप्शन उठा के 2 ऑप्शन दे देंगे, बाकी मतलब इधर वाले ऑप्शन दे देंगे, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। और 80 से 100 सेंटीमीटर वाला ये वाला हो जाएगा, पूछ ले 100 सेंटीमीटर वर्षा बताओ राजस्थान में कौन से ज़िले में होती है, तो झालावाड़ ये बांसवाड़ा, बाकी ऑप्शन यहाँ से दे देंगे। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है बना के वो।
अब देखो, एक सेकेंड, पहला, एक सेकेंड रुकना। हाँ, फर्स्ट इसमें देखते हैं अपन BWHW, शुरू में देख लिया था ये वाला पार्ट अपना, ठीक है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जो नया ज़िला बना है, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी। कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे नया आए पुराने, इस बुक में आपको दोनों मिलेंगे, ठीक है। आपने वो वनस्पति भी देख ली थी, जीरोफाइट्स, है ना। मरुदभिद वनस्पति एग्जाम में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, उसकी जगह इंग्लिश में मिलेगा जीरोफाइट्स, ठीक है। दैनिक तापांतर उच्च पाया जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि कोपेन ने जो अनुभवयिक उपागम के आधार पर 3 चीज़ें ली थी, एक तो प्राकृतिक वनस्पति, एक तापमान और एक अपना वर्षा, ठीक है। ये तीनों चीज़ ध्यान रखना। फिर आता है BSS मतलब अर्ध शुष्क, ये तो हो गया शुष्क, ठीक है, शुष्क हो गया, ये हो जाएगा अर्ध शुष्क, ठीक है। इसमें शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर जो नया जिला नीम का थाना। नागौरी उच्च भूमि आ गई पूरी, डीडवाना, कुचामन, इसको साथ में कर लेना, अलग नहीं है, ठीक है। आपके पास बुक है, जिसके पास भी बुक नहीं है मैं कहूँगा कि बुक मंगवा लो। ये नोट्स की तरह, आप अगर कोई लिखना भी चाह रहा है तो भी इतना अच्छे से वो लिख नहीं पाएगा और इसका टाइम भी कंज्यूम होगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया मैंने नंबर बताएं, डायरेक्ट व्हाट्सअप करो, 4 दिन में आपके पास आ जाएगी। तो आपको एग्ज़ाम टाइम में कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करने को मिलेगा। और इतिहास और अपनी कला संस्कृति बुक भी जल्दी आएगी, ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश में कौन कौन से, जोधपुर ग्रामीण, एक साथ कर लेना, पाली, जालोर, सांचौर नया जिला, बाड़मेर, बालोतरा नया जिला और जोधपुर। तो BSSW में 3 अपन, एक तो शेखावटी याद रखना, जैसे ये वाला देखो, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला आप शेखावटी ध्यान रख लेना, फिर नागौरी उच्च भूमि ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर अपना ये गोडवाड़ प्रदेश लूनी वाला याद रख लेना। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखना। आगे देखो, हाँ, इसको स्टेप ही अपन ने पढ़ लिया था कि ये जो सेकंड है अपना, फर्स्ट तो BWHW, फिर BSH, इसी को बोलते हैं स्टेपी तुल्य वनस्पति। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश बिल्कुल यही है, ठीक है। अरावली की वृष्टि छाया पर, ये अरावली थी, ये वृष्टि छाया प्रदेश इस पे यहाँ पे पड़ रही है, तो इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। अब आता है CWG, ये अपन ने देखा था, ये वाला एरिया पूरा। इसमें एक तो मेवात मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अलवर, खैरतल और भरतपुर, ठीक है। पहले तो क्या आता था, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र मेवात, अब नया जिला बन गया खैरतल, इसलिए। एक होता है रोई मैदान, इम्पोर्टेंट है, कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण साथ में कर लेना, वह जयपुर शहरी, और दौसा। डांग प्रदेश में अपने धौलपुर, करौली, डांग की रानी करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर खेराड़ प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र आपको पता है राजस्थान का कौन सा है, यही क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि होती है, ठीक है। जहाँ उपजाऊ होगा तो ऑटोमेटिक कृषि होगी ना। खेराड़ प्रदेश में टोंक, भीलवाड़ा, शाहपुरा, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़, ये यहाँ पे भी पूरा CWG फैला हुआ है, ठीक है। फिर बात करें समोद्भिद वनस्पति, ये एग्ज़ाम में हिंदी वाले नाम नहीं देते, इस वाले एरिया में डायरेक्ट ध्यान रखना। देखो, जीरोफाइट पहला, दूसरा स्टेपी याद आ रहा है, तीसरा मिसोफाइट्स, ठीक है, याद रह जाएगा मिसो। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेश को 4 ही भागों में बांटा है, ठीक है। और किस आधार पर, अनुभाविक उपागम के आधार पर। उसमें क्या 3 चीज़ें होती है, प्राकृतिक वनस्पति, वर्षा और टेम्परेचर, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक जिले शामिल, देखो सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला तो BSSW, ये एरिया ज़्यादा है, और सर्वाधिक जिले की शामिल में CWG, इसमें क्योंकि देखो कितने सारे जिले आ गए, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं अपन AW की। AW के बाद यहाँ पर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट होता है। AW वही है, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़। मेन 2 जिले पूछे, ये बांसवाड़ा और झालावाड़। सवाना तुल्य, देखो वापस एक एक चीज़, जीरोफाइट्स, स्टेपी,
ठीक है, मेसोफाइट्स याद आ रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा आपके सवाना तुल्य। ठीक है, क्षेत्रफल दर्शी सबसे छोटा, एरिया में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, AW। एरिया में सबसे बड़ा BSHW। ठीक है, और वो मतलब झीलों में सबसे बड़ा CWG। ठीक है, माही बेसिन, छप्पन का मैदान। अब देखो कल BSTC में वैसे मैंने बताया था आपको कि AIN की एग्ज़ाम जो भर्ती हुई थी, अच्छा लेवल का एग्ज़ाम था, जिसमें 17 में से अपने 16 क्वेश्चन अपनी बुक्स में से आए, तो बहुत शानदार लेवल का पेपर था। और BSTC में तो सारे के सारे आ गए, क्योंकि BSTC का इस बार पेपर है ना बहुत ईजी आया था, तो कोई लगाने में मतलब नहीं, जब ईजी आता है तो क्या ही मतलब है ना। अब देखो छप्पन का मैदान, तो मैंने बताया था कि छप्पन का मैदान डायरेक्ट पूछते हैं कि कौन से जिलों में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कांठल का प्रदेश आपको पता चल गया होगा, प्रतापगढ़ वाला। फिर वागड़ प्रदेश, शेखावटी को तो बोलते हैं बागड़ ऊपर वाला, ये नीचे वाले को बोलते हैं AW वाले को वागड़ प्रदेश। लसाड़िया का पठार इम्पोर्टेंट है, और भाकर शामिल इस पूरे में AW में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, सवाना तुल्य पूछ ले वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो AW वाले, AW मतलब बांसवाड़ा झालावाड़ मुख्य थे। तो दूसरा आता है अपने थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, अमेरिका के जलवायु मौसम विभाग जो अपने थॉर्नवेट ने 1931 में उत्तरी अमेरिका की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत करा। थॉर्नवेट ने 1933 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत करा। थॉर्नवेट ने 1948 में विश्व की जलवायु का अंतिम व संशोधित वर्गीकरण करा। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी एक फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको पता ऑटोमेटिक चल जाएगा कि राजस्थान के संदर्भ में पूछेंगे। थॉर्नवेट ने इम्पोर्टेंट, आनुभाविक दोनों ने भी पढ़ा था अपन ने, थॉर्नवेट और कोपेन दोनों ने आनुभाविक उपागम आधारित जलवायु वर्गीकरण में जलवायु से संबंधित तत्व की उपलब्धता, तापीय प्रभावशीलता और आर्द्रता को सूचक माना है। जो थॉर्नवेट ने किस किस को माना है, एक तो तापीय प्रभावशीलता और एक आर्द्रता, इसने इस बेस पे जलवायु वर्गीकरण करा है। ठीक है, अब देखो थॉर्नवेट ने भी राजस्थान के 4 जलवायु प्रदेशों को विभाजित करा है। देखो कौन कौन से, ये देखो यहाँ पे, एक सेकंड, देखो पहला है EAD, इसको यहीं पे याद कर लेना, सबसे जैसलमेर वाला ई आ जाएगा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, तो ये आ गया यहाँ पे EAD। ठीक है, अब इसका देखो थोड़ा मैप डायग्राम, देखो ये जैसलमेर को ही इंडिकेट कर रहा है मुख्यतः ना। फिर ऊपर देखना DBW, यहाँ पे ई आ गया। ठीक है, यहाँ पे डी आ गया, थॉर्नवेट। ठीक है, DBW इसको बोलते हैं मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, डी और बी। अब देखो DB के नीचे यहाँ देखो, यहाँ बीच में करना है अपन को ए, सबसे ज़्यादा देखो एरिया में ये दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया, तो ये हो जाएगा D। तो D है, B के बाद में इसको ए कम कर देंगे, DA कर देंगे, तो उष्ण कटिबंधीय इसको बोलते हैं उपादर। वैसे ये एरिया पहले भी अपन बात करें उपादर ही था, कैसे छोटा करके CWG पढ़ा था अपन इधर वाला, तो वो भी उपादर ही था, और नीचे वाला आदर था। तो देखो ये रहा CAW, नाम चेंज है बस, आदर जलवायु प्रदेश। यहाँ पे कोपेन का कौन सा था, AW। ठीक है, AW तो यहाँ पे भी है, पर जोड़ा क्या, C, तो ये हो जाएगा CAW। तो आपको याद हो गया कैसे। आप देखो EAD जैसलमेर, DBW ऊपर वाला मध्य तापीय, यहाँ पे एक कम ही करा है बस थॉर्नवेट ने, D की जगह B की जगह A कर दिया, और नीचे वाला ये वाला पूरा बांसवाड़ा झालावाड़ CAW। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए कि ये जलवायु वर्गीकरण किसका है, तो डायरेक्ट आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये थॉर्नवेट का है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोपेन के बाद ये आप एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो एक बार इसको अच्छे से आप सेट कर लो कि जब भी आपको
अच्छा इस ऐसे याद कर लेना कि थॉर्न वेट है, ठीक है, वेट और डेट सेम सी साउंड आ रहा है, तो किसी में आपको पता चल जाएगा कि डी का किस में यूज होगा। तो आपने थॉर्न वेट, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कितना भी पढ़ के जाओ फिर भी कंफ्यूज हो ही जाते हो, तो इसलिए थोड़ा बहुत ट्रिक से भी ध्यान रखना। थॉर्न वेट, वेट मतलब डेट, तो जिसमें भी DAW मतलब डी बी आ गया ऊपर वाला, DAW आ गया, ठीक है। बाकी दो याद आपके पता चल गए, तो जैसलमेर को EAD कर दोगे और इधर वाले को CAW कर दोगे, डायरेक्ट एग्जाम में याद रह जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं आपको यहीं पे क्लास में याद हो जाए, ठीक है। बाकी चीज़ें वही है, आपको पता चल जाएगी। देखो पहला EAD, तो डायरेक्ट मैं लगाया थॉर्न वेट, वेट मतलब डेट, देखो याद हो गया, तुम्हें भी याद हो गया। ऊपर वाला DBW ना, बीच वाला पूरा बी की जगह यही करना है बस, DAW वेट, थॉर्न वेट, डेट, इधर वाला EAD और जो बच गया CAW, ठीक है, हो गया थॉर्न वेट अपना। तो पहला देख लो EAD, पश्चिमी बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, यही वाला जो शुष्क वाला भाग आ गया पूरा। न्यूनतम वर्षा जलवायु, जैसलमेर में वैसे भी वर्षा नहीं होती, तो न्यूनतम कोई याद रखने वाली चीज़ है नहीं। राजस्थान में उच्च दैनिक तापांतर जलवायु प्रदेश, जहाँ पे वर्षा होगी नहीं तो वहाँ पे दैनिक तापांतर तो ऑटोमेटिक ही सबसे ज़्यादा होगा। राजस्थान में दिन में सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करने वाला जलवायु प्रदेश, बिल्कुल दिन में सबसे ज़्यादा अपन बात करते हैं सूर्य टेम्परेचर यहीं पे जैसलमेर में होता है। फिर DBW मतलब ये वाला ऊपर वाला DBW याद आ रहा है, बीकानेर संभाग, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। सीकर संभाग में चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना, ये जिले आ जाएंगे। यहाँ पे पूरे में ये ऊपर वाला आ जाएगा DBW, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जलवायु प्रदेश। तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पूरे साल में जो ज़्यादा अपन बात करें कि टेम्परेचर रहता है वो तो इस वाले में, ठीक है, और दैनिक की बात करें तो इस वाले में, ठीक है, EAD। अब आता है DAW, ठीक है। अब देखो ये अपन ने पहले भी देखो, इसमें आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड रुकना। अब देखो ये एक बार मैप देख लो, ये E वाला हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, ये DAW, देखो पूरा का पूरा क्षेत्रफल इसी का ही है ना। फिर CAW तो छोटा ही है, तो सबसे बड़ा डेट पे कौन जाएगा, DAW, ठीक है। अब देखो इसमें देख लो क्या क्या खास चीज़ें, पूरा का पूरा जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, पाली संभाग, अजमेर संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। अगर ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई आप कोपेन में बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो ये याद आ रहा है BSHW, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कोपेन के अनुसार AW, याद आ रहा है। वैसे ही थॉर्नवेट में सबसे बड़ा क्षेत्र, अपन थॉर्नवेट का डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये बीच में आता है पूरा का पूरा DAW, ठीक है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जिले शामिल, सर्वाधिक जिले इसमें शामिल है, पर कोपेन में सर्वाधिक जिले कौन से आपको याद आ रहा है, ये पूरा एरिया CWG याद आ रहा है, सबसे ज़्यादा जिले इसी में थे, तो सबको जोड़ के रखना। फिर आता है CAW, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, मुख्यतः झालावाड़ और ये बांसवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, दोनों में सेम ही है, तो पॉइंट है ना। अब आता है, हो गया अपना ना, कौन कौन से पढ़ लिए, थॉर्नवेट पढ़ लिया, थॉर्नवेट वेट मतलब डेट से याद रह जाएगा, और कोपेन पढ़ लिया, दोनों वो तो अलग ही है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो कोपेन है ना, एक चीज़ यहाँ पे एक एग्जाम में आपको दिमाग में रहेगी, जो कोपेन है वो हमेशा क्या एक पेड़ पे रहता था, ये ट्रिक आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जो कोपेन है कोई भी जलवायु प्रदेश वर्गीकरण करा तो वो भी पेड़ पर बैठ के करा था। कैसे कि
जब पेड़ पे जो मतलब बैठा था ना, जो दूसरा इसका अपन बात करें जो ट्रीवार्ड था, नाम से पता चल रहा है ट्री, तो एक चीज़ दोनों में सिमिलर मिलेगी। मतलब जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और जो ट्रीवार्ड मोस्टली थोड़ा सा अलग होगा, बाकी एकदम सेम टू सेम सिमिलर होगा। तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना। तो कोपेन कहाँ पे बैठा था? ट्री पे। तो ट्रीवार्ड का भी आपको पता चल जाएगा कि सेम ही होगा। कैसे? अब इसने देखो एच हटाया है बस, BW HW, देखो एकदम छोटा कर दिया, और BSH CHW और HW। तो मोस्टली अब देखो मैं आपको कोपेन का दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकना। ये रहा कोपेन का BW HW। BW यहाँ पे BW HW, ठीक है। ये तो कोपेन का था, इसने क्या करा? BWH, अब लास्ट में ये हटा दिया, इसमें भी ये हटा दिया। उसमें CWG था तो इसने CAW रखा है बस, और AW उसमें भी था, ठीक है। बाकी एकदम सेम टू सेम ही है। तो देख लो, BWHW में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, BSS में उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क आ गया। ये तो शुष्क, ये अर्ध शुष्क। क्षेत्रफल में ये भी बड़ा, क्षेत्रफल में ये छोटा सबसे, ठीक है। और CAW उपोष्ण कटिबंधीय, ये इसको अपन बोला था उपादर, यही बोला था ना, उपोष्ण या बोलो या उपादर बोलो एक ही बात है। और ये नीचे वाला आदर, ठीक है। अब देख लो BWH, अब यहाँ पे W लगा देते ही कौन सा हो जाता? कोपेन हो जाता ना। तो यही वहाँ पे जैसलमेर पश्चिमी बाड़मेर आ जाएगा। यही मरुद्भिद वनस्पति जीरोफाइट्स आ गया। दैनिक तापांतर ज़्यादा आ गया। औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम, मतलब जैसलमेर पूरा पूरा इंडिकेट हो रहा है। सेम ही चीज़ है वही। दूसरा BSHW लगाते ही कोपेन हो जाता है, इसने लगाया नहीं तो ये अपना ट्रीवार्ड हो गया। वही घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, उत्तरी नागौरी उच्च भूमि, मध्य अरावली गोडवार प्रदेश सब आगे। क्षेत्रफल में बड़ा हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक जिले, राजस्थान के सर्वाधिक जिले अवस्थित है। तो उसमें ये पॉइंट नया है इसका। स्टेपी तुल्य, तो ये भी तो सेम ही है। यहाँ पे तो जीरोफाइट्स अपना स्टेपी, यहाँ पे मिसो से संबंधित था, ठीक है। यहाँ सवाना था। तो सब आपको एग्जाम में ध्यान रखना। CAW वही मेवात प्रदेश, डांग प्रदेश, रोही में सब सेम टू सेम है, ठीक है। आपको देखते ही पता चल रहा होगा। वही है डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, सारे के सारे ज़िले इसमें आ जाएंगे। और मीसोफाइट सेम टू सेम। हिंदी में नाम नहीं देते, मैंने बताया था आपको भी। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछेगा मीसोफाइट्स जो वनस्पति है वो कौन से जलवायु प्रदेश में, अगर ये पूछे कि ट्रीवार्ड के अनुसार कौन से जलवायु प्रदेश में आएगी, तो आएगी CAW और CWG कोपेन वाला, ठीक है। HW वही है झालावाड़, बांसवाड़ा, जो मेन जो है वो ये है, ठीक है। यही समानातुल्य वनस्पति है, ये अपन ने देख लिया था, ठीक है। तो बहुत अपने लिए इजी हो गया। ट्री कोपेन बैठा था। बाकी थॉर्न वेट मतलब डेट, D वाला वो वाला एरिया हो जाएगा। पूरा दिमाग में आना चाहिए आपके। कैसे? अब आपके अंदर मैप बनना चाहिए। बोलते थॉर्न वेट का बनाओ, तो ये डायरेक्ट मैप लिया। बोला था डेट, मतलब ऊपर तो DBW था, नीचे A आ जाएगा, DA हो जाएगा। इधर कुछ E से संबंधित था, ठीक है। नीचे AEW था। ऐसे दिमाग में आपके मैप आ जाना चाहिए, ठीक है, कोई पूछते ही। अब देखो मौसम विभाग के अनुसार वर्गीकरण। मौसम विभाग ने तापमान, वर्षा, आर्द्रता के आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेश को 5 भागों में बांटा है। कोपेन, सब ने कोपेन की बात करूं, ट्रीवार्ड की बात करूं या थॉर्नवेट की बात करूं, इन्होंने तो राजस्थान के जलवायु प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। पर मौसम विभाग ने कितने भागों में बांट दिया जलवायु प्रदेश को? 5 भागों में। कौन कौन से? शुष्क मतलब जैसलमेर वाला एरिया। अर्ध शुष्क मतलब ये अरावली हो गई अपना, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा अरावली जो राजस्थान के 2 भागों में बांटती है, तो ये अर्ध शुष्क। ये हो गई उपादर, ठीक है। ये हो गया अपना आदर। और एक अति आदर जो बांसवाड़ा और ये
अपना झालावाड़ क्षेत्र, इसको अति आर्द्र नाम दे दिया, ठीक है, मौसम विभाग ने। तो 5 भाग इसके बांट दिए, ठीक है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि मौसम विभाग के अकॉर्डिंग पूछ ले तो आप ये बता देना। एक सेकेंड, मौसम विभाग के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपन। देखो, शुष्क वाले में एकदम जैसलमेर वाला प्रतिनिधि नगर, देखो ये ध्यान रखना, शुष्क मतलब इंडिकेट कर रहा है जैसलमेर को। टेम्परेचर 50 सेंटीमीटर तक चला जाता है। वर्षा यहाँ से 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। जीरोफाइट्स वनस्पति हो गई। दैनिक तापांतर अपने देख लिया, उच्च होता है। 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा शुष्क जलवायु प्रदेश की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, और 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा जैसलमेर को इंडिकेट करती है, और 25 इसकी अपने शुष्क जलवायु प्रदेश की पूर्वी सीमा निर्धारण करती है, ठीक है। ये 10 और ये 25 इसके पास में। लघु मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश, लघु मरुस्थल शुष्क प्रदेश जलवायु में है, ठीक है, अपन को पता ही है। अब देखो, अर्ध शुष्क, मैप दिमाग में रखना, ये शुष्क, ये अर्ध शुष्क। गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालोर, सांचौर सब आ जाएंगे। ये एक अपन ने इनके एग्ज़ाम आया था कि प्रतिनिधि नगर बताओ। देखो यहाँ पे वर्षा होती है 20 से 40, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए कि 30 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा भी तो यही होगी। और सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि नगर कौन सा है? जोधपुर। वैसे वहाँ पे शुष्क में जैसलमेर था, अर्ध शुष्क में जोधपुर है। स्टेपी जलवायु वहीं पढ़ ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे अर्ध शुष्क में अपन पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, संवर्षा रेखा, ठीक है, और पूर्वी सीमा 40 सेंटीमीटर संवर्षा। देखो यहाँ पे अर्ध शुष्क में दो चीज़ें आती है, दो रेखा अपन खींच देते हैं। जो 25 वाली है वो तो पश्चिमी सीमा संवर्षा है, और जो 40 वाली है वो पूर्वी सीमा है, ठीक है। दोनों ध्यान, ये 40 पूर्वी सीमा अर्ध शुष्क में, ये 25 अपने पश्चिमी सीमा, दोनों ध्यान रखना। फिर अपना आता है उपादर। अगर उपादर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक है, तो दो ऑप्शन दे देंगे। तो एक प्रतिनिधि नगर होगा जयपुर ग्रामीण, ठीक है, तो 40 से 60 वाले इसमें आ जाएंगे। और ये पूरे ज़िले अलवर, खेतल, कोटपुतली, बेरोड, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, जयपुर। अब देखो बाहरी नहीं, जयपुर अपन इसको ये लिखना, जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण को पास में करना, जयपुर बाहरी नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, जयपुर यहाँ पे शहरी करना, ठीक है। जयपुर शहरी, दुदू, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, राजमंद। तो टाइपिंग मिस्टेक तुम्हें देखते ही पता चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि कितना भी करो एक दो टाइपिंग मिस्टेक बिना होए बिना रहती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना उपादान, 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा उपादर जलवायु आदर जलवायु प्रदेश को समांतर से गुजरती है। देखो ये वाली एकदम बीच में से गुजरेगी 50। और उपादर में 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा उपादर जलवायु प्रदेश की पश्चिमी सीमा निर्धारण करेगी। उपादर में देखो, उपादर में पश्चिमी सीमा निर्धारण कौन कर रही है अपने 40 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा ये देखो दो रेखा, जिसमें जाओगे उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। ये उपादर चल रहा है, ये 40 वाली तो पश्चिमी सीमा, ये 60 वाली पूरी सीमा निर्धारित करेगी, ठीक है, हो गया। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ राजस्थान में 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा कौन से जिले में प्रतिनिधि नगर है, तो जयपुर ग्रामीण। फिर आता है अपना उपादर आ गया, फिर आता है आदर, ठीक है, आदर जलवायु प्रदेश। यही अपने आदर में डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, टोंक, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और बूंदी। मतलब आदर जलवायु प्रदेश आते ही आपको पता चलना चाहिए कि 60 से 80 सेंटीमीटर संवर्षा यहाँ पे रेखा बोल दे कि बताओ 70 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा कौन से ज़िले में सर्वाधिक होती है, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में चलना चाहिए कि सवाईमाधोपुर, ठीक है। देखो 10 सेंटीमीटर जैसलमेर, 30 सेंटीमीटर जोधपुर, 50 सेंटीमीटर जयपुर ग्रामीण, 70 सेंटीमीटर अपना सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये वाले एरिए फिर इसमें साथ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी देख लो अपना आदर है, आदर को भी इसने 3 भागों में बांट दिया। 60 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा आदर जलवायु प्रदेश है, ये हो गया।
80 तो इसकी पूरी पूरी सीमा निर्धारण कर देगी। देखो ये दो यहीं रेखा खींच देना, 80 तो पूर्वी और 70 ये इसकी पश्चिमी सीमा। 70 सेंटीमीटर संवर्षा का आधा जलवायु प्रदेश के मध्य से गुजरती है और 80 इसकी पूरी सीमा निर्धारण करती है। ये मान लो 80 है, ये इसकी पूरी सीमा निर्धारण कर दी, ठीक है। और 70 सेंटीमीटर आर्द्र जलवायु प्रदेश के मध्य में से गुजरती है, ठीक है। सर वो मैंने दिखा दिया था आपको आर्द्र कहाँ है, देखो ये रहा, दिख रहा है यहाँ पे। इस मैप को जो मैप को अच्छे से देख लेगा उसको कोई समझने में तकलीफ नहीं आएगी। शुष्क दिख रहा है, अर्ध शुष्क दिख रहा है, उपाद्र दिख रहा है। अब आर्द्र लाइन आई कि बताओ आर्द्र के मध्य में से कौन सी समवर्षा रेखा गुजरती है? 70। बताओ आर्द्र की पश्चिम पूर्व सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? 80। हो गया ना। बस कैसा भी क्वेश्चन पूछो आपको, अगर मैप अच्छे से क्लियर है। आर्द्र का प्रतिनिधि नगर सवाई माधोपुर, उपाद्र का यहाँ पे जयपुर, अर्धशुष्क का जोधपुर, शुष्क का जैसलमेर, ठीक है। यहाँ पे वर्षा याद करो 10 या 20, यहाँ पे 20 से 40, यहाँ पे याद करो 40 से 60, यहाँ पे देखो 60 से 80, यहाँ पे 80 से 100 या 120, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हो। ये हो गया। अब देखो अति आर्द्र, माउंट आबू सलोम्बर मेन तो अति आर्द्र में ये दिख रहे हैं, बांसवाड़ा और झालावाड़। प्रतिनिधि नगर पूछे तो झालावाड़। 80 से 100 मैंने बता दिया। टेम्परेचर जहाँ बारिश होगी ऑटोमेटिक ही कम होगा। वनस्पति सवाना बता दी। 80 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा अति आर्द्र आर्द्र जलवायु प्रदेश को अलग करती है। ये देखो मैप, यहाँ पे था अभी अति आर्द्र मौसम विभाग के अनुसार, देखो यहाँ पे था आर्द्र, यहाँ पे अति आर्द्र, इन दोनों को अलग करने वाली एक संवर्षा रेखा है यहाँ पे, वो है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और वही 80 सेंटीमीटर आर्द्र जलवायु में क्या कर रही थी? पूरी सीमा निर्धारण कर रही थी और यहाँ पे आगे अलग कर रही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ का आप ध्यान रखना। चलो मैं क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ आपसे। ये अपना राजस्थान है, ठीक है। पूछ ले आपको स्टेपी जलवायु प्रदेश कौन से जलवायु भाग में पाई जाती है? तो स्टेपी कहाँ पे हो जाएगा? दिमाग में याद करो, ये अर्ध शुष्क वाले में। जीरोफाइट यहाँ पे, मिसोफाइट यहाँ पे, सवाना यहाँ पे। याद आ गया? कोपेन वाला पूरा का पूरा। अब देखो राजस्थान की जलवायु, एक सेकंड, ठीक है। आगे अपन इसमें बात करते हैं राजस्थान की जलवायु में, कि जलवायु किसी स्थान विशेष पर वर्ष भर की मौसम संबंधी दशाएं हैं। कोई भी अपन बात करें जलवायु है क्या, ठीक है। किसी भी स्थान विशेष की, पर्टिकुलर स्थान विशेष की, वहाँ की जो भी वर्ष भर की जो भी मौसम की जो भी गतिविधियाँ रहती है वही जलवायु में आती है। मौसम क्या है? पवन की अल्पकालीन जो भी मौसम आपको पता है कि कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। जैसे भी अपने कोई भी अपन बात करें कि जो भी आपके हैप्पी या अपन बात सुख दुख है वो भी एक नॉर्मल कम समय के लिए आते हैं और फिर वो आते जाते रहते हैं, ठीक है। दुख है तो फिर बाद में सुख आ जाएंगे, इसीलिए आप अच्छे से पढ़ते रहो। जो पवन की अल्पकालीन अवस्था है वो मौसम है। जलवायु क्या? वर्ष भर, ये दीर्घकालीन हो गया। राजस्थान की जलवायु शुष्क व अर्ध आर्द्र है, ठीक है। इसको बोलते हैं उपाद्र, मैंने बताया था ना, क्या बोलते हैं इसको? उपाद्र। राजस्थान की जलवायु मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, शुष्क व अर्ध आर्द्र है। राजस्थान की जलवायु को निम्न कारक है जो प्रभावित करते हैं, सबको पता है। यहाँ से कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन पूछता है, कैसे? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति ये जलवायु को प्रभावित करती है। 23 डिग्री 3 मिनट से यहाँ से स्टार्ट होता है, 30 डिग्री 12 मिनट तक यहाँ पे अपनी अक्षांश चलती रहती है। अब देखो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन पूछता है। कथन देगा आपको कि राजस्थान की जलवायु को देशांतरीय स्थिति प्रभावित करती है या नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं करती। क्यों नहीं करती? देशांतरीय स्थिति अपन देखते हैं यूँ वाली, ये वाली चलती है, ठीक है।
ये जलवायु को प्रभावित नहीं करती। ओनली कौन सी करती है? अक्षांशीय करती है। तो मोस्ट ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए चीज़ों को है ना एकदम गहराई से और अच्छे से जो चीज़ दी है उसको दिमाग लगा के पढ़ो कि अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है समुद्र तल से ऊंचाई, ये जलवायु को प्रभावित करती है। तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये तो सभी को पता है। स्थानीय पवनें तो करेगी करेगी। महासागरीय धाराएं, प्राकृतिक वनस्पति तो इसी का ये साथ में आ गया, ठीक है। महाद्वीपीयता, थार का मरुस्थल बिल्कुल करता है, इसके कारण तो बारिश ही नहीं होती ना। अरावली की दिक् स्थिति बहुत ज़्यादा करती है ना। तो ये अपने कुछ 11 फैक्ट है जो अरावली की अपन बात करें जलवायु, राजस्थान में जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जो मेन एग्जाम में पॉइंट देता है वो देशांतर ही देगा कि ये करता है तो डायरेक्ट करना, ये नहीं करता। और कम से कम 20-30 बार यही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो राजस्थान की एक एक चीज़ देख लेते हैं। अक्षांशीय स्थिति क्या होती है? अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग कैसा है? राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध है। ध्यान रखना, राजस्थान का अधिकांश भाग कैसे है? शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध स्थिति है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है। अधिकांश भाग तो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा भाग कैसा है? उष्ण कटिबंधीय। अरावली की दिक् स्थिति, राजस्थान में जलवायु को निर्धारण करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना कौन सी? अरावली। इसीलिए तो अपने बात करें जो बंगाल की खाड़ी से अपन बात जो अपने जो वर्षा होती है वही राजस्थान में हो पाती है। बाकी अरब सागर तो अरावली के समांतर निकल जाती है, ठीक है। ये वाली इतनी अपने अरब सागर से जो भी धाराएं आती है वो अपने इधर बारिश नहीं होती। अपने सर्वाधिक जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है, क्योंकि वो अरावली से टकराएगी और जम के बारिश करेगी। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा अरावली के समांतर गुजर जाती है। मैंने बता दिया ये चीज़ आपको, अरब सागर से आएगी वो जैसे अरावली है वैसे निकल जाएगी। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली को के समांतर गुजरती है। पहले ही पता है अपन को, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। फिर देखो थार मरुस्थल, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण स्थिति के कारण थार मरुस्थल में क्या? थार मरुस्थल के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। निम्न वायुदाब का निर्माण होता है यहाँ पे, जो भारतीय मानसून को आकर्षित करता है। निम्न वायुदाब का निर्माण होता है जो भारतीय मानसून को आकर्षित करता है, और भारत में स्थित निम्न वायुदाब का केंद्र है ये थार का मरुस्थल। निम्न वायुदाब का केंद्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। महाद्वीपीयता में वही आ जाएगा, राजस्थान समुद्र तल से क्या है? दूर होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मियों में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक सर्दी का प्रभाव ये अपन कहाँ पे देखते हैं? हनुमानगढ़ और उस साइड में गंगानगर वाले में, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होती है। जैसे जैसे अपन समुद्र तल से ऊंचाई में जाते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। जैसे ये धरातल है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे समुद्र तल से ऊंचाई में टेम्परेचर कम होगा, नीचे बढ़ेगा। माउंट आबू की जलवायु का निर्धारण समुद्र तल से ऊंचाई के द्वारा होता है। राजस्थान में दैनिक और वार्षिक तापांतर न्यूनतम दर्ज होता है, ठीक है। कहाँ पे? माउंट आबू में, क्योंकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है इसलिए यहाँ पे कम ही टेम्परेचर, और अपन बात करें दैनिक और जो वार्षिक तापांतर है वो दोनों ही कम होते हैं। स्थानीय पवनें जो वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित करती है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, ठीक है। एक एक बेसिक पॉइंट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। महासागरीय धाराएं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाले अल नीनो धारा जिनको बोलते हैं, कहाँ से प्रवाहित होती है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली अल नीनो धारा। अल नीनो धारा है वो आपकी गर्म धारा है, भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, भारत की जलवायु को निर्धारण करने में सहायक है। ये भी महासागरीय, इसलिए ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि महासागरीय धारा भी जलवायु को निर्धारण करती है। प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान की न्यून प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार अपन बात करें, न्यून प्राकृतिक वनस्पति अपन बात करें चूरू, यहाँ पे कोई नदी भी नहीं है, ठीक है। इसके कारण चूरू राजस्थान का सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला है। गर्म भी यही है, ठंडा भी यही, क्योंकि जितना अपन बात करें दिन में ये जितना ज़्यादा गर्म होता है रात को उतना ही ज़्यादा ठंडा होता है। अब देखो
दैनिक तापांतर इसीलिए अपना जैसलमेर, वार्षिक तापांतर ये अपना हो जाएगा चूरू वाला। अब देखो आगे राजस्थान में ऋतुएं। राजस्थान में वही है 3 ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु एग्जाम में पूछते हैं, जो अपने गर्मी वाली जो मार्च और मध्य जून तक अभी चल रही थी ये, ठीक है। शीत ऋतु अभी अपन बात करें जो नवंबर और से फरवरी में चलेगी। वर्षा ऋतु अब देखो अपने ये कौन सी चल रही है, मध्य जून से ये सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर तक वर्षा ऋतु चलेगी, गर्मी वाला हो गया। अब शीत ऋतु आएगी नवंबर से फिर फरवरी में। तो 3 ऋतु होती है। आगे देखो ग्रीष्म ऋतु में अपन बात कर लेते हैं। मध्य मार्च से ये जून तक होती है, ठीक है। मार्च से मध्य जून तक सूर्य के उत्तरायण स्थिति के कारण राजस्थान में सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति होती है, इसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून और सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा अपना चूरू। गर्म महीना जून और सबसे गर्म जिला चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान फलोदी जोधपुर, जो 12 बजे सूर्य एकदम लंबवत यहाँ पे चमकता है। राजस्थान का दैनिक तापांतर वाला जिला, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको बताना चाह रहा था दैनिक तापांतर वाला जिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार इसमें कन्फ्यूज भी होता है, ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना। दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है अपना जैसलमेर। और वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है अपना चूरू, ये नहीं भूलना, ठीक है। देखो दिन में जो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ता है वो जैसलमेर में, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती ही नहीं तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। और वार्षिक तापांतर चूरू ऐसा है कि भाई जैसे दिन में गर्मी पड़ी तो रात को क्या है ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए ये भाई बात करें कि वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा हो जाएगा चूरू हो जाएगा। मतलब वर्ष में जो ज़्यादा टेम्परेचर हो तो चूरू करेगा, पर दिन में तो जैसलमेर का ही रहेगा। और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला झालावाड़। और न्यूनतम वार्षिक तापांतर ये भी देखो, न्यूनतम में तो कोई सा भी पूछे, चाहे दैनिक पूछे चाहे वार्षिक पूछे, तो झालावाड़। वापस देख लेते हैं, दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जैसलमेर, पूरे साल में टेम्परेचर चूरू, ठीक है। सबसे न्यूनतम वार्षिक पूछे या दैनिक पूछे तो झालावाड़, बांसवाड़ा में से कोई सा भी हो जाएगा, मुख्यतः झालावाड़, ठीक है। राजस्थान में सार्वत्रिक आंधियाँ अपन को पता है कि 27 दिन गंगानगर में चलती है, फिर हनुमानगढ़ में, फिर बीकानेर में, ये ऑर्डर है इनका। न्यूनतम आंधियाँ जहाँ पे बारिश होगी तो आंधियाँ क्यों ही चलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो शीत ऋतु देख लेते हैं, यहाँ से भी फिक्स एक क्वेश्चन आएगा। ये मध्य नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के समीप सीधा चमकता है। राजस्थान में तापमान की कमी के कारण शीत ऋतु होती है। देखो राजस्थान का सबसे ठंडा महीना एकदम ठंडा जनवरी होती है। सबसे ठंडा जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला अभी मैंने बताया था कि चूरू में क्या वार्षिक तापांतर ज़्यादा होता है पर नाइट में एकदम ठंडा हो जाता है, तो ठंडा जिला अपना कौन सा हो जाएगा चूरू। ठंडा स्थान पूछे तो अपना माउंट आबू। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम सटीक फैक्ट है, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। मावट क्या होती है, जो भूमध्य सागरीय जो पश्चिमी विक्षोभ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु वाला होने वाली चक्रवाती या चक्रवाती वर्षा, वही क्या कहलाती है मावट। किससे होती है, भूमध्य सागरीय, किससे पश्चिमी विक्षोभ से। मावट उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ध्यान रखना। मावट क्या है, मावट क्या है, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। मावट की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। मावट रबी की फसल के लिए, देखो ध्यान रखना, जो रबी की फसल के लिए मावट उपयोगी है। रबी की फसल में अपन बात करें जो गेहूँ, अपन वहाँ पे हनुमानगढ़ गंगानगर में गेहूँ चावल वगैरह करते हैं, तो उनके लिए ये सबसे लाभदायक होती है मावट, ठीक है। किस फसल के लिए, रबी के लिए। पश्चिमी मरु प्रदेश जैसलमेर में शीत ऋतु में सर्वाधिक वायुदाब होता है। देखो ध्यान रखना, मरुस्थल में गर्मियों में तो सबसे न्यून वायुदाब होता है, और जब जैसे शीत ऋतु आती है तो जैसलमेर में सर्वाधिक क्या हो जाएगा, वायुदाब हो जाएगा। राजस्थान में मावट का सर्वाधिक वर्षा, ध्यान रखना, राजस्थान में मावट से सर्वाधिक वर्षा जैसलमेर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में। और जनवरी माह में राजस्थान में सर्वाधिक वायुदाब बता दिया। देखो
अपन बात करें शीत मतलब ठंडी वाली चीज़ें चल रही है, तो सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पे होगा? जैसलमेर में, भूलना मत। अभी गर्मी में पूछता तो उसका उल्टा हो जाता, ठीक है, ये सर्दियों में पूछ रहा है। जनवरी माह में राजस्थान में न्यूनतम वायुदाब, तो झालावाड़। यह आप फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। शीत ऋतु की जब बात चले, सर्वाधिक वायुदाब जैसलमेर में, न्यूनतम वायुदाब झालावाड़ में। राजस्थान में मावट में सर्वाधिक वर्षा जैसलमेर में, पश्चिमी मरुस्थल में, ठीक है। और मावट की कौन सी फसल के लिए? रबी की फसल के लिए। और कौन से सागर से होती है? भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है, जो भी अपनी पश्चिमी विक्षोभ में इनकी, ठीक है। और मावट है क्या? उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ये एकदम एक्यूरेट फैक्ट है, तो इसमें कोई आपको ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, तो आपको एकदम डायरेक्ट याद रखना है इनको। अब देखो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु वही है कि जून माह में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सूर्य सीधा चमके या लंबवत चमके, वो कौन से ज़िले में सर्वाधिक चमकता है? तो बांसवाड़ा। और कर्क रेखा की अपन बात करें, जो एकदम तिरछा अपन बात करते हैं चमकता है, तो तिरछे में आ जाएगा अपना, पहले भी बताया था मैंने, गंगानगर। जिसके कारण थार मरुस्थल के मध्य भारत में निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है। देखो वर्षा ऋतु में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, जिसके कारण जो थार मरुस्थल के मध्य भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र का निर्माण होता है, जो मानसून को आकर्षित करता है। जहाँ पे भी निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा, ठीक है, फिर वहाँ पे वर्षा को आकर्षित करेगा और वर्षा होती है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाली ऋतु वर्षा ऋतु है, जो जलवायु को प्रभावित करती है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57 से 57.51 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा इतनी राजस्थान में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना अगस्त, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला, ये तो महीना दिया है, महीना अगस्त। जिला पूछे तो झालावाड़, स्थान पूछे तो माउंट आबू। देखो छोटा सा फर्क होता है, इसलिए जल्दबाजी मत करना। एग्जाम में पूछ रहा है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताओ, तो वहाँ पे तुम झालावाड़ लिख के मत आना। तो जिला पूछे तो झालावाड़, स्थान पूछे तो माउंट आबू, महीना पूछे तो अगस्त। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अब पश्चिमी, देखो क्वेश्चन अलग कर दिया, पश्चिमी राजस्थान बताओ कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ठीक है। तो पीपलुद बाड़मेर में, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। राजस्थान की मानसून की प्रक्रिया। राजस्थान में ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं होती है, मैंने बताया पहले भी। एक तो होती है अरब सागर की और एक होती है बंगाल की खाड़ी वाली। देखो अरब सागर इधर, बंगाल की खाड़ी इधर, ठीक है। आर्द्रता 65%। और राजस्थान में अरब सागर से मैंने कहा था कि अरावली के समांतर गुजर जाता है, तो 10% ही वर्षा होती है। और आर्द्रता 35% और वर्षा 90%। 90 कैसे? ये अरावली से टकराएगी, पूरे राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से बारिश होगी, ठीक है, इनको आप भूलना मत। आगे देखो अरब सागर की शाखा। दक्षिणी पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान के बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। देखो बांसवाड़ा से प्रवेश कौन सी करेगी? अरब सागर की शाखा। और झालावाड़ से कौन सी करेगी? बंगाल की खाड़ी। अभी देखेंगे राजस्थान में मानसून का प्रवेश अरब सागर वाला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा, ठीक है। 10% वर्षा होती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बस यही होनी है। इस शाखा में सर्वाधिक ठहराव और सक्रियता सिरोही जिला रहता है। राजस्थान में अरब सागरीय मानसून की दिशा, ध्यान रखना, अरब सागरीय मानसून की दिशा दक्षिणी पश्चिम, ये अपना राजस्थान दक्षिणी पश्चिम, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ठीक है। यहीं से स्टार्ट होती है अरब सागर, और ये उत्तर, ये पूर्व, मतलब अरावली की जो दिशा होती है उसी के समांतर तो निकल रहा है। जैसे अरावली चल रही है वैसे ये चल रहा है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ एक साथ बन गए आपके। अरावली की दिशा भी यही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और अरब सागर की मानसून की दिशा भी यही है। इसलिए बारिश राजस्थान में नहीं होती। कितनी होती है? बस 10%। कहाँ पे होती है? बस यहाँ पे। समझ में आ रहा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। अरब सागर राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में वर्षा होती नहीं, मैंने बता दिया। निम्न कारण क्या है?
एक तो अरावली का मानसूनी हवाओं के समांतर एकदम जैसे दिख रहा है, ये जा रही है सही। महाद्वीपीय समुद्र से दूरी और पश्चिम से चलने वाली गर्म हवाएं, ये 3 कारण है इसलिए नहीं होती। ठीक है, अब देखो आगे। बंगाल की खाड़ी की शाखा, यहाँ से राजस्थान में 90% बारिश यहीं से होती है। मैप दिखा देता हूँ मैं, ये देखो राजस्थान, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी की पूर्वाया कहा जाता है। बंगाल खाड़ी शाखा राजस्थान में बताया था झालावाड़। देखो बांसवाड़ा से प्रवेश अरब सागर वाली, झालावाड़ की अड़ोती का पठार पूर्व दक्षिणी प्रवेश में यहाँ से प्रवेश करती। तो कौन सा जिले में बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रवेश करती है? तो झालावाड़। राजस्थान की बंगाल की खाड़ी की दिशा तो ऐसे हो जाएगी, ये दक्षिण, ये पूर्व, ऐसे, और ये उत्तर, ये पश्चिम, ऐसे चलेगी। समझ में आ रहा है? वो तो अरावली की जैसे चल रही थी, ये ऐसे चलेगी, ये देखो, ये ऐसे। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम 90% बारिश होगी। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होगी, न्यूनतम जो सबसे लास्ट में जिला बचेगा वहाँ पे होगी जैसलमेर। ठीक है, अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से वर्षा कम या नहीं होती। ठीक है, मरुस्थल में बहुत कम होती है। वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है राजस्थान में। देखो उत्तर पश्चिम जैसलमेर से वहीं से आती है, और इधर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि एग्जामिनेटर होता है कि कभी कभी क्या माइंड बेस के क्वेश्चन पूछते हैं कि ये राजस्थान में वो बताओ कि दिशाएं बताइए कि जहाँ से वर्षा का इंक्रीज होता है, मतलब वर्षा बढ़ती जाती है। तो भाई इस वाले से उत्तर पश्चिम से इधर अपन राजस्थान में आएंगे तो वर्षा बढ़ेगी ना, जो मतलब झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर देना है। और बंगाल की खाड़ी की दिशा, मतलब जो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है उसकी दिशा बताओ, तो ऐसे चलेगा वो। ठीक है, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में सर्वाधिक ठहराव माउंट आबू में 48 दिन रुकता है। राजस्थान में मानसून का सर्वाधिक ठहराव वाला जिला तो झालावाड़, स्थान पूछे माउंट आबू। देखो झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होगी तो फिर 40 दिन रुकता है, फिर बांसवाड़ा में 38 दिन रुकता है। न्यूनतम ठहराव जिला जहाँ बारिश ना के बराबर होती है सम जैसलमेर जिला। ठीक है, इसके बाद ये अपना चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा बचा है, कितना सारा है, बस इतना सा, 1 पेज और बचा है। अब देखो मानसून प्रस्फुटन क्या होता है जून, और बात करें अपन, 1 सेकंड। ठीक है, मानसून प्रस्फुटन काल देखते हैं क्या होता है कि भाई जून जुलाई में तेज़ गर्जने के साथ मूसलाधार जो कि अपने वर्षा होती है उसको मानसून के आने का संकेत होता है, वो होता है मानसून प्रस्फुटन। जहाँ पे अपन लगता है कि भाई जून जुलाई में तेज़ गर्जने के बाद जो मूसलाधार बारिश होती है, जैसे भाई अपन को पता चल रहा है कि मानसून आ रहा है। एक होता है मानसून प्रतिच्छेदन, जुलाई अगस्त में एक बार मानसूनी वर्षा के बाद कई सप्ताह तक वर्षा नहीं होना, उसको बोलते हैं मानसून प्रतिच्छेदन, मतलब कुछ गैप आ चुका है, छेद चुका है। ठीक है, कार्तिक उष्णता, अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून के कारण दिनों में तापमान में वृद्धि। ठीक है, इसको कार्तिक उष्णता बोलते हैं। राजस्थान में लास्ट पेज बचा है, राजस्थान में वर्षा वितरण। राजस्थान में वर्षा का वितरण का आधार समवर्षा रेखा के आधार पर किया जाता है। समवर्षा रेखा अपने शुरू में काफ़ी टाइम इसकी चर्चा करी है। ये एक प्रकार की एक काल्पनिक रेखा है जिसके आधार पर अपन अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सा जिला इसका प्रतिनिधि नगर है और किस जिले में कितनी बारिश होती है। ठीक है, राजस्थान में निम्न समवर्षा रेखा है, आपको दिखेगी, ये देखो, एक ही पेज बचा है, एक पेज में सब दिख जाएगी क्या? नहीं, यहाँ से देखो 10 सेंटीमीटर तो देख लो पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, जहाँ पे केवल जैसलमेर जिला आता है, और मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। ये देखो 10 सेंटीमीटर मैप, यहाँ मैप देखो, ओनली जैसलमेर। ठीक है, अब देखो 25 सेंटीमीटर में वही आ जाएगा शुष्क और अर्ध शुष्क। यहाँ पे गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, देखो ये क्वेश्चन प्रतिनिधि नगर वहाँ मैंने बताया था ना कि 25 सेंटीमीटर में आप बताओ, देखो प्रतिनिधि नगर जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर जिलों, हनुमानगढ़ सब आ जाएंगे। शुष्क प्रदेश अर्धशुष्क प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, कौन सी? 25 सेंटीमीटर। और शुष्क रेतीले प्रदेश की पूरी सीमा का निर्धारण करती है।
तो शुष्क और अर्धशुष्क को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है अपने 25 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर केवल जैसलमेर में। अब देखो 40 सेंटीमीटर ये हो जाएगा चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जालोर से गुजरती है। राजस्थान को दो समान भागों में विभाजित करने वाली संवर्षा रेखा। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, गोडवाड़ प्रदेश की पूरी सीमा का ये निर्धारण करती है। अब देखो राजस्थान के दो समान भागों में विभाजित करने वाली संवर्षा रेखा और वर्षा वितरण के आधार पर राजस्थान के दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा। तो राजस्थान को मैं शुरू में बताया था, राजस्थान को दो भागों में जो वर्षा जो अपने बांटती है वो तो 50 सेंटीमीटर। कैसे? पूर्व राजस्थान इधर, पश्चिमी को इधर, ये 50 सेंटीमीटर। ये तो पश्चिम वाला तो कम हो जाएगा, पूर्व वाला 50 से ज़्यादा। तो ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, वर्षा वितरण के आधार पर राजस्थान को दो भागों में और 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के दो समान भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा। दो मतलब ये ऐसा है कि ऐसे समझ सकते हो कि बराबर, ऐसे एकदम बराबर। ठीक है, ऐसे ये दो भागों में बांटती है, पश्चिम और पूर्व। ठीक है, यहाँ पे 40 में पूरा इधर वाला एरिया आ जाएगा, गोडवाड़ मतलब। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल, अर्धशुष्क, शेखावटी, नागौरी सब। 50 सेंटीमीटर में अपना क्या आ जाएगा? प्रतिनिधि नगर, जयपुर, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ये सब कुछ आ जाएगा। अब देखो 70 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, ये पूरी मैदान के मध्य से गुजरती है। यहाँ पर आपको 70 दिख रही होगी। देखो इस मैप से आप अच्छे से समझ पाओगे जो मैं बताना चाह रहा था। राजस्थान को दो समान भागों में, ये देखो एकदम ऐसे लग रहा है कि दो समान भागों में बांट दिया। 50 सेंटीमीटर पूर्व राजस्थान और पश्चिम वाला, ठीक है, ऐसे कर दिया। 70 सेंटीमीटर पूरे मध्य प्रदेश से गुजरती है। ये 70 ये पूर्व से गुजर गई। 80 हड़ौती से गुजरती है, ये हड़ौती से गुजर गई। 100 सेंटीमीटर माउंट आबू, चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, ये वाला 100 सेंटीमीटर। या मैप में पूरा अच्छे से इसको यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, एक एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आए। 10 सेंटीमीटर जैसलमेर, 25 सेंटीमीटर जोधपुर और 40-50 में प्रतिनिधि नगर अपना याद करो जयपुर। और 80 ये इधर वाला 80 वाला 60 से 80 के मध्य सवाई माधोपुर और 100 वाला प्रतिनिधि नगर झालावाड़ वाला ना, ये ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो राजस्थान को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा 40 सेंटीमीटर। राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान को बांटने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये कैसा भी क्वेश्चन दो तो आपको अच्छे से कर दोगे। तो जो भी आपको कुछ भी डाउट हो तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करें। जितने भी लोग क्लास देखते हो लाइक, कमेंट और सभी को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है, जो आप कमेंट लिखते हो, वही आगे क्लास लेने के लिए मेरे को प्रेरित करता है। तो जैसे भी आपको कुछ भी आपको डाउट लगे या क्लास अच्छी लगे तो उसके बारे में एक कमेंट आप सभी ज़रूर करें। मैं आपसे यही कहूँगा बार बार कि कमेंट और लाइक सभी ज़रूर करें और सभी दोस्तों को बताएं। और जो जिसके पास अपनी बुक नहीं है वो मैंने ऑनलाइन नंबर दिए हैं आपको, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो अपन ने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आप भी चाहते हो आगे कंटिन्यू करें तो सभी कमेंट ज़रूर करें, उससे मेरे को पता चलता है कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद सभी को।